हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो कि 26 और 27 अक्टूबर को होने वाला है, उसके लिए इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। 4 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन, आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? ऑप्शन है ए अमोनिया तथा ओजोन, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन टेट्राफ्लोराइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड और ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन वाला जो गैस समूह है वो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है और इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन को कहा जाता है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस और भी है, जलवाष्प, जैसे कि जो जलवाष्प है वो भी एक ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। तो जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन ये सभी ग्रीन हाउस गैस हैं। ये सभी ग्रीन हाउस इफेक्ट में योगदान देती हैं। तो इन सभी के नाम आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जलवायु परिवर्तन का कारण है यानी क्लाइमेट चेंज का कारण कौन सा है? ऑप्शन है ए ग्रीन हाउस गैसें, ऑप्शन बी ओजोन परत का क्षरण, ऑप्शन सी प्रदूषण और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जलवायु परिवर्तन के लिए ये सभी कारक जिम्मेदार हैं। जलवायु परिवर्तन का कारण है ग्रीन हाउस गैसें, इनके कारण भी जलवायु परिवर्तन होता है। ओजोन परत का क्षरण, इसके कारण भी जलवायु परिवर्तन होता है और प्रदूषण के कारण भी जलवायु में परिवर्तन होता है। इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सार्वत्रिक तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, पूछा गया है कि नहीं करता है। ऑप्शन है ए सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी जलवाष्प। तो कौन सा ऐसा पदार्थ होगा जो ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न करने में योगदान नहीं करेगा, वही जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं होगा? तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प ये तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है और इसीलिए इन्हें ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। तो ये तो ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न करने में योगदान करती हैं, लेकिन सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड डायरेक्ट रूप से ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है। इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है? ऑप्शन है ए यह मानव अधिकारों की रक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की एक कार्य योजना है, ऑप्शन बी यह नाभिकीय निरस्त्रीकरण पर 21 अध्यायों की पुस्तक है, ऑप्शन बी यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है और ऑप्शन डी यह दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी कि सार्क की आगामी बैठक में अध्यक्ष के चुनाव हेतु एजेंडा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 21वीं सदी में वैश्विक पर्यावरण के संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 संयुक्त राष्ट्र का एक स्वैच्छिक समझौता है, एक स्वैच्छिक कार्य योजना है। एजेंडा 21 संयुक्त राष्ट्र की एक स्वैच्छिक कार्य योजना है जो कि 21वीं सदी में वैश्विक पर्यावरण के संरक्षण के लिए बनाई गई थी। तो एजेंडा 21 21वीं सदी में, 21 का मतलब है 21वीं सदी, ये 21वीं सदी में वैश्विक पर्यावरण के संरक्षण हेतु निर्मित की गई एक कार्य योजना है और इसे निर्मित किया गया था 1992 के ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में, जो पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन आयोजित किया गया था। वहां एजेंडा 21 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है, यानी कि जो एसिड रेन है वो किस वायु प्रदूषण के कारण होती है? ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन और ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार फैक्टर हैं सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। और अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? अम्ल वर्षा उसे कहते हैं जिस वर्षा के पानी का जो पीएच मान होता है वो 5 से कम होता है। वर्षा के पानी का जो पीएच मान होता है अगर वो 5 से कम है तो उसे कहा जाता है अम्ल वर्षा। ये पौधों के लिए और इमारतों के लिए हानिकारक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? हमें बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। एक तरफ है विभिन्न वर्ड और दूसरी तरफ है कि वो किसके द्वारा दिए गए हैं। ऑप्शन है हमारा ए, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का उपयोग किया गया था सबसे पहले एडवर्ड सुएज के द्वारा, तो ये हमारा बिल्कुल सही सुमेलित है और हमें सही ही बताना था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा, बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का उपयोग किया गया था एडवर्ड सुएज के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है हमारा इकोसिस्टम, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र। तो इकोसिस्टम शब्द का उपयोग किया गया था सर्वप्रथम एजी टांसले के द्वारा। एजी टांसले के द्वारा, ध्यान रखिएगा, एजी टांसले के द्वारा सर्वप्रथम इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का उपयोग किया गया था 1935 में। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, एजी टांसले। ऑप्शन नंबर सी है इकोलॉजी, यानी कि पारिस्थितिकी। इकोलॉजी शब्द का उपयोग किया गया था सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। अर्नेस्ट हैकल के द्वारा इकोलॉजी शब्द का उपयोग किया गया था 1866 में। और ऑप्शन नंबर डी है जैव विविधता, यानी कि बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी शब्द का उपयोग किया गया था सर्वप्रथम वाल्टर जी रोसेन के द्वारा। वाल्टर जी रोसेन के द्वारा 1985 में। तो ये सभी नाम आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का उपयोग किया गया था सबसे पहले एडवर्ड सुएज के द्वारा। जो इकोसिस्टम है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का उपयोग किया गया था एजी टांसले के द्वारा 1935 में। इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी, इकोलॉजी शब्द का उपयोग किया गया था अर्नेस्ट हैकल के द्वारा 1866 में। और जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता शब्द का उपयोग किया गया था सर्वप्रथम वाल्टर जी रोसेन के द्वारा 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? ऑप्शन है नंबर 1 है हमारा चिल्का झील, नंबर 2 लोकटक झील, नंबर 3 केवलादेव, नंबर 4 वुलर झील। इनमें से किन्हें रामसर का दर्जा दिया गया है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी को। चिल्का झील ओडिशा में है, ध्यान रखिएगा, चिल्का झील ओडिशा में है। सबसे पहले चिल्का झील को ही रामसर का दर्जा दिया गया था 1981 में। लोकटक झील मणिपुर में है। केवलादेव, इसे भी 1981 में ही रामसर का दर्जा दिया गया था, राजस्थान में है। और नंबर 4 है वुलर झील, जम्मू कश्मीर में है। तो चिल्का झील ओडिशा में, लोकटक झील मणिपुर में, केवलादेव राजस्थान में और वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। इन सभी आर्द्र भूमियों को, इन सभी क्षेत्रों को, इन सभी झीलों को, जो भी झील हैं या आर्द्र स्थल हैं, उन्हें रामसर का दर्जा दिया जा चुका है। और वर्तमान में भारत के रामसर स्थलों की संख्या कुल कितनी है? 85 है, ध्यान रखिएगा। इस पर कल एक वीडियो बनाया था कि वर्तमान में जो भी हाल ही में 3 नए रामसर स्थल जोड़े गए थे, उन्हें आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं, सिर्फ 5 मिनट का है, उसे भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं, यानी कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप इंग्लिश वर्जन देख लीजिएगा। उत्तेजनशील स्थल मतलब हॉटस्पॉट, जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन से स्थल है? नंबर 1 है पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय हमारा हॉटस्पॉट में शामिल किया जाता है, तो नंबर 1 तो हमारे आंसर में बिल्कुल होगा। और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी हमारा आंसर फिर नहीं होगा। नंबर 2 है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट हॉटस्पॉट में शामिल नहीं किया जाता है, तो 2 भी हमारा कट गया है, हमें हमारा आंसर मिल चुका है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। पश्चिमी घाट, नंबर 3 है पश्चिमी घाट, ये भी हॉटस्पॉट में शामिल है। और नंबर 4 है पश्चिमी हिमालय। वर्तमान में पश्चिमी हिमालय को भी जो हिमालय हॉटस्पॉट है उसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, लेकिन अभी भी कुछ बुकों में पश्चिमी हिमालय को शामिल नहीं किया जाता है। अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो सबसे सटीक आंसर होगा 1 और 3 बिल्कुल सही है। तो भारत में जैव विविधता के कुल 4 हॉटस्पॉट हैं, चारों का नाम ध्यान रखिएगा। पहला हॉटस्पॉट है हिमालय हॉटस्पॉट, जिसमें पूर्वी हिमालय आता है।
अब इसमें पश्चिमी हिमालय को भी शामिल कर दिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ किताबों में सिर्फ पूर्वी हिमालय को ही माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अभी दोनों ही पूर्वी और पश्चिमी हिमालय दोनों को ही इसमें शामिल किया गया है। नंबर 2 है हमारा, यानी दूसरा हॉटस्पॉट है हमारा इंडो बर्मा हॉटस्पॉट, जिसमें पूर्वोत्तर भारत और अंडमान के द्वीप को शामिल किया जाता है। नंबर 3 है हमारा सुंडालैंड हॉटस्पॉट, जिसमें निकोबार के द्वीप को शामिल किया जाता है। और नंबर 4 है हमारा पश्चिमी घाट और श्रीलंका हॉटस्पॉट, जिसमें भारत के पश्चिमी घाट को शामिल किया जाता है। और हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता शब्द का उपयोग किया गया था सबसे पहले वाल्टर जीरोसन के द्वारा 1985 में, और हॉटस्पॉट शब्द का उपयोग किया गया था नॉर्मन मायर के द्वारा 1988 में। ध्यान रखिएगा, हॉटस्पॉट शब्द का उपयोग किया गया था सबसे पहले नॉर्मन मायर के द्वारा 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, ऑप्शन है ए शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, ऑप्शन बी प्रोटीन समृद्ध हो, ऑप्शन सी पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, और ऑप्शन डी आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो कि पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। जिन उत्पादों से पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो उन्हें इको मार्क दिया जाता है। और ये इको मार्क का प्रमाण पत्र दिया जाता है 1991 से दिया जा रहा है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 से अधिक देशों के द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ था? ऑप्शन है ए 21 मार्च 1994 को, ऑप्शन बी 21 मई 1995 को, ऑप्शन सी 21 जून 1996 को, और ऑप्शन डी 21 जून 1999 को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 21 मार्च 1994 को 50 से अधिक देशों के द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता प्रभावी हुआ था 21 मार्च 1994 को। और विश्व मौसम संगठन का जो मुख्यालय है, विश्व मौसम संगठन, उसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि यानी कि जो वेटलैंड्स हैं यानी बरसाती जमीन जिन्हें हम कहते हैं, निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी हैं? ऑप्शन है ए पोषक पुनर्प्राप्ति और चक्रण हेतु, ऑप्शन बी पौधों के द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, ऑप्शन सी तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हेतु। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हेतु। जो आर्द्र भूमि है, आर्द्र भूमि क्या होती है? आर्द्र भूमि होती है स्थलीय, जो शुष्क स्थलीय भाग होता है, शुष्क स्थलीय और जलीय भाग के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे कहा जाता है आर्द्र भूमि। जलीय और शुष्क स्थलीय क्षेत्र के बीच का जो संक्रमित क्षेत्र होता है, मान लीजिए स्थलीय क्षेत्र है और यहाँ जलीय क्षेत्र है, तो इन दोनों के बीच का जो संक्रमित क्षेत्र है उसे कहा जाता है आर्द्र भूमि या बरसाती जमीन। ये उपयोगी होती है हमारे लिए पोषक पुनर्प्राप्ति और चक्रण के लिए, पौधों के द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने के लिए, क्योंकि आर्द्र भूमि में जो पौधे पनपते हैं वो भारी धातुओं को अवशोषित कर लेते हैं। तलछट रोककर ये गाद को भी कम करती हैं, नदियों का गादीकरण कम करने के लिए, जिसके कारण नदियों में गाद नहीं जा पाती हैं। इन सभी के लिए आर्द्र भूमियाँ उपयोगी हैं। और आर्द्र भूमि को पृथ्वी की किडनी भी कहा जाता है, यानी किडनी ऑफ द लैंडस्केप भी आर्द्र भूमियों को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु में है, बिल्कुल सही सुमेलित है, आपको ये सभी ध्यान रखने हैं। ऑप्शन नंबर बी है भारतीय वन्य प्राणी संस्थान यानी कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कोलकाता में है, तो ये हमारा गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना था, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है, ना कि कोलकाता में। ध्यान रखिएगा, भोपाल में 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। और ऑप्शन नंबर डी है हिमालयी पर्यावरण और विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। तो भारतीय विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु में, पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु में है, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून में है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है, और हिमालयी पर्यावरण विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 1 दिसंबर को, ऑप्शन बी 5 जून को, ऑप्शन सी 14 नवंबर को और ऑप्शन डी 15 अगस्त को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 5 जून को। 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन आयोजित किया गया था। 5 जून 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन आयोजित किया गया था, जो कि पर्यावरण पर पहला सम्मेलन था और इसीलिए विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस, ध्यान रखिएगा। 15 अगस्त को आपको पता ही है हमारा स्वतंत्रता दिवस, और 14 नवंबर को मनाया जाता है चिल्ड्रंस डे या फिर विश्व डायबिटीज दिवस भी 14 नवंबर को मनाया जाता है। 2024 की विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है वो आपको कमेंट में लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है? ऑप्शन है ए इको टाइप, ऑप्शन बी इकेड, ऑप्शन सी इकोस्फीयर और ऑप्शन डी इकोटोन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इकोटोन। दो भिन्न समुदाय के बीच का जो संक्रांति क्षेत्र होता है उसे कहा जाता है इकोटोन। दो भिन्न समुदाय के बीच मतलब जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, इन दोनों के बीच का जो संक्रमित क्षेत्र है उसे कहा जाता है इकोटोन या संक्रमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है, नॉन बायोटिक पोल्यूटेंट है। ऑप्शन है ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी आर्सेनिक और ऑप्शन डी वायरस। बैक्टीरिया, शैवाल और वायरस ये तो जैविक प्रदूषक है, लेकिन आर्सेनिक अजैविक प्रदूषक है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक यानी कि नॉन बायोटिक पोल्यूटेंट है वो है आर्सेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए रासायनिक चक्र, ऑप्शन बी जैव भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन सी भू वैज्ञानिक चक्र और ऑप्शन डी भू रासायनिक चक्र। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जैव भू रासायनिक चक्र। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहा जाता है जैव भू रासायनिक चक्र, बायोकेमिकल साइकिल। जैसे अजैविक तत्वों के जैविक अवस्था में परिवर्तन, जो अजैविक तत्व होते हैं, अजैविक तत्वों का जैविक अवस्था में परिवर्तन होता है, अजैविक तत्वों का जैविक अवस्था में परिवर्तन होता है, यानी जैविक तत्वों के रूप में परिवर्तित होते हैं ये, और फिर ये फिर जैविक तत्व पुनः अजैविक तत्वों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसे ये जो चक्र चलता रहता है इसे ही कहा जाता है जैव भू रासायनिक चक्र। इसमें सल्फर चक्र आता है, नाइट्रोजन चक्र आता है, ऑक्सीजन चक्र आता है, कार्बन चक्र आता है, ये सभी चक्र इसमें शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है ए उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, ऑप्शन बी शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में, ऑप्शन सी शंकुधारी वनों में और ऑप्शन डी उत्तर ध्रुवीय वनों में। इसका सही आंसर है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। इन उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों को ही हम सदाबहार वन कहते हैं और ये पाए जाते हैं 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में जो प्रदेश मिलता है उस प्रदेश में ये पाए जाते हैं। उस प्रदेश को कहा जाता है भूमध्य रेखीय प्रदेश, यानी कि भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों को पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए जीवजात, ऑप्शन बी पारिस्थितिकी पदछाप, ऑप्शन सी जीवोम और ऑप्शन डी निके। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पारिस्थितिकी पदछाप। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को कहते हैं पारिस्थितिकी पदछाप, यानी कि मनुष्य को अपने जीवन को धारणीय करने के लिए जितनी भी आवश्यक एक न्यूनतम भूमि होती है, मिनिमम भूमि होती है, उसे कहा जाता है पारिस्थितिकी पदछाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला आप इसमें कूट सही कर लीजिएगा, 1 2 और 4, 1 3 और 4 ये कूट है इसके। यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा नीलगिरी जैव मंडल को, नंबर 2 है नंदा देवी जैव मंडल को, नंबर 3 मानस जैव मंडल को, नंबर 4 सिमलीपाल जैव मंडल को। तो यूनेस्को के द्वारा भारत में कुल 18 जैव मंडल रिजर्व हैं, ये ध्यान रखिएगा। भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से 12 को यूनेस्को के द्वारा यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया गया है। तो भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से 12 को यूनेस्को की
बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया गया है। उनमें है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व और सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। इन तीनों को यूनेस्को के द्वारा अपनी बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया है। तो हमारा सही आंसर होगा 1, 2 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। मानस इसमें शामिल नहीं है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु में है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में है और सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ओडिशा में है। इन तीनों को ही यूनेस्को के द्वारा अपनी बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित दशाओं में से कौन वैश्विक ताप यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के असर को इंगित करती हैं? नंबर 1 है हिमानी का पिघलना, बिल्कुल सही है। वैश्विक तापमान के कारण हिमानी पिघलेगी, हिमानियाँ जो है वो पिघलेंगी। नंबर 2 है सागरीय तल में उत्थान होगा, बिल्कुल सही है। जब हिमानियाँ पिघलेंगी तो उनका जल कहाँ जाएगा? सागरों में ही जाएगा, तो सागरीय तल में उत्थान होगा। नंबर 3 है मौसमी दशाओं में परिवर्तन होगा, बिल्कुल सही है। जब तापमान बढ़ेगा तो मौसमी दशाओं में परिवर्तन भी होगा। नंबर 4 है ग्लोबलीय तापमान में वृद्धि होगी, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। जब तापमान बढ़ेगा, पूरी पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, तो ग्लोबलीय तापमान में वृद्धि तो ऑब्वियसली होगी। तो 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। वैश्विक तापमान के कारण ये सभी घटनाएं घटित होंगी। वर्षा के पैटर्न में बदलाव होगा, बीमारियों की संख्या बढ़ेगी, महामारियां फैलेंगी। ये सभी बदलाव एक घटना के कारण होने वाले हैं, वैश्विक तापमान के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए। ऑप्शन है ए वनरोपण तथा प्रतिभूमि के संरक्षण में, ऑप्शन बी स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में, ऑप्शन सी वन्य जीव संरक्षण में और ऑप्शन डी पर्यावरण पर हिंदी पुस्तक लेखन में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी स्वच्छ प्रौद्योगिकी और विकास में, नीड टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया जाता है स्वच्छ प्रौद्योगिकी और विकास में श्रेष्ठतर योगदान के लिए। 1987 में शुरू किया गया था, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। पर्यावरण के क्षेत्र में स्वच्छ प्रौद्योगिकी और विकास में श्रेष्ठतर योगदान के लिए उन औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है, उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो कि प्रदूषण कम उत्पन्न करने वाली नवीन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया गया है हमारा, हमें कूट की सहायता से बताना होगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कथन है हमारा, प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। कथन हमारा बिल्कुल सही है, प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, क्योंकि जैसे जैसे जलवायु में परिवर्तन होता है वैसे वैसे प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। और कारण है हमारा, जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। कारण भी हमारा बिल्कुल सही है और कारण कथन की व्याख्या भी करता है, क्योंकि जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे जलवायु में परिवर्तन होगा वैसे वैसे वनस्पति में भी परिवर्तन होगा। तो दोनों सही है और आर्य की सही व्याख्या करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वह कौन सा है? ऑप्शन है ए चाइना, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए चाइना, यानी कि चीन। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है चीन। उसके बाद करता है अमेरिका, दूसरे नंबर पर आता है अमेरिका, तीसरे नंबर पर आता है अपना इंडिया। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में टॉप 3 देश हैं, चीन, अमेरिका, भारत, और चौथा देश है रूस। ये आता है चौथे नंबर पर, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत यानी कि ओजोन लेयर मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है वह है, ऑप्शन है ए ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फियर, ऑप्शन सी मेसोस्फियर और ऑप्शन डी आयनोस्फियर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेटोस्फियर, यानी कि समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फियर को हिंदी में कहते हैं समताप मंडल। इंग्लिश हिंदी दोनों नाम ध्यान में रखने हैं, क्योंकि आपसे इस प्रकार पूछा जा सकता है। तो ओजोन परत अवस्थित रहती है समताप मंडल में। समताप मंडल की ऊंचाई होती है 50 किलोमीटर तक, पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक। और ओजोन परत की जो अधिकतम सांद्रता पाई जाती है वो पाई जाती है 15 से 35 किलोमीटर के बीच में। तो ध्यान रखिएगा, ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से पृथ्वी की रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि नेशनल पार्क और अभ्यारण्य हैं। उस राज्य को हमें बताना है जिसमें सर्वाधिक संख्या में नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य हैं।
ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभ्यारण्य हैं मध्य प्रदेश में। इसमें कुल 11 नेशनल पार्क हैं, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में कुल 11 नेशनल पार्क हैं, 25 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं और 6 टाइगर रिजर्व हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, 6 टाइगर रिजर्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान ऑप्शन है ए घट जाएगा, ऑप्शन बी बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा और ऑप्शन डी केवल रेफ्रिजरेटर के निकट के क्षेत्र में घटेगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बढ़ जाएगा। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है प्रदूषक और दूसरी तरफ है उनका क्या प्रभाव हो सकता है, उनका इफेक्ट। ए है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है वो प्रभावित करती है केंद्रीय नर्वस सिस्टम को, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रभावित करती है। तो ए का है हमारा 4 और ए का 4 अगर आप कूट देखेंगे तो ए का 4 केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। फिर भी मिला लेते हैं। बी है हमारा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण हो सकते हैं श्वसन संबंधी रोग, यानी कि बी का है हमारा 3। सी है धूलकण, धूलकण के कारण कैंसर हो सकता है, सी का है हमारा 2 और 4 है डी, यानी डी है हमारा सीसा, यानी कि लेड, सीसे के कारण हो सकता है लीवर और किडनी को क्षति पहुंच सकती है, तो डी का है हमारा 1। हमारा सही आंसर है 4 3 2 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है केंद्रीय नर्वस सिस्टम को, नाइट्रोजन के ऑक्साइड श्वसन संबंधी रोग हो सकते हैं, धूलकण के कारण कैंसर हो सकता है और सीसे के कारण लीवर और किडनी डैमेज हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है, इसका शॉर्ट नाम है नीरी, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए कटक में, ऑप्शन बी जमशेदपुर में, ऑप्शन सी नागपुर में और ऑप्शन डी रांची में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान यानी कि नीरी, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये स्थित है नागपुर महाराष्ट्र में और इसकी स्थापना की गई थी 1958 में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? हमें बताना है कि कौन सी ऐसी गैस है जिसके कारण क्षोभ मंडल में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है। ऑप्शन है ए मीथेन, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑप्शन डी जल वाष्प। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हमें ग्रीन हाउस गैस बतानी है, ध्यान रखिएगा। ट्रोपोस्फीयर यानी कि क्षोभ मंडल में ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रोजन के ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी ग्रीन हाउस गैस हैं, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 4 पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। साथ ही इंडियन पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट भी हम कंप्लीट करा चुके हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के भी कुछ पार्ट हमने कंप्लीट कराए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन, आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़िए, अभी एग्जाम कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा है उस पर कोई भी बहस नहीं करनी है। होगा तो भी अच्छी बात, तो बहुत गलत बात है। अगर एग्जाम होगा तो वो अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम नहीं होगा तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, पूरी साल खत्म हो जाएगी। तो कोशिश करते हैं कि एग्जाम हो तो आप अच्छे से पढ़िए।